आई होप आप लोग अपनी स्टडी को एंजॉय करेंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 197। यस, सेक्शन 197 में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी मैंने कंप्लीट एनालिसिस की हुई है। सेकंड, ये बात करेगा ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन, ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन and management remuneration in case of inadequate profit or no profit। See, इस सेक्शन को समझने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट जहां हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पास में प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, और एक पार्ट जहां इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी को। ऑलराइट, तो कंपनी कैसे मैनेजर रेम्यूनरेशन पे करेगा टू इट्स डायरेक्टर्स। क्लियर है? अब एक बात सोच के देखिएगा, डायरेक्टर्स अपनी इंटेलेक्चुअल यूज करके कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, तो उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ सेक्शन 197 जो है वो एक कमांड रखता है कि कितनी उन्हें रिम्यूनरेशन पे की जाए। सिंपल है। अब एक बात समझिएगा, हम क्या करेंगे इसे समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात को समझेंगे। वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिवाइड अ कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल, क्या होता है, कंपनीज में दो तरह का डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सिंपल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब जो है जो कंपनी आएंगे और थ्रू आउट द डे वर्किंग करेंगे। एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द डे वर्किंग करेंगे। जब हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो बेसिकली ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं सिर्फ। सिंपल एकदम, जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए ही आते हैं वो कौन से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्लियर है? तो हमने पहले क्या समझ लेना है कि जो मैनेजर रेम्यूनरेशन हम पे करने वाले हैं ना, उसमें हम डायरेक्टर्स को पे करेंगे, और यहाँ डायरेक्टर में मैं इंक्लूड साथ में मैनेजर को भी कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब समझो, पहले हमने समझ लिया डिवाइड द कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर, सिंपल सा बात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सिंपल है। अब समझो, जब हम बात करेंगे इनके मैनेजर रिम्यूनरेशन का, तो पार्ट फर्स्ट में जो बता रहा हूं आपको, पार्ट फर्स्ट है जो बात करेगा जब कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है। क्लियर है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसे देख के घबराना मत, ये कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है, तुम ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये इसलिए लिखा गया है, इसलिए ड्राफ्ट किया गया हुआ है, ताकि आप लोगों को जब आप 197 पढ़े तो कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर का ही सेक्शन है, बहुत सारी बातें बोली हुई हैं। यहाँ इस सेशन में मैंने इनको पूरी तरीके से इनका पोस्टमार्टम कर दिया है, क्लियर, पोस्टमार्टम कर दिया है, तो आपको एकदम क्लियर होने वाला है। अटेंशन के साथ सुनते चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे, दो कैटेगरी बनाई हमने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। अब एक बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, देखो, समझो, एक कंपनी, जिस कंपनी में पब्लिक ने पैसा लगाया है, तो वो कंपनी कौन सा हुआ? पब्लिक कंपनी। उस पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स, ध्यान सुनो, उस पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि इसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए डायरेक्टर्स को, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सिंपल है। तो इसका बात हमें ये समझना होगा कि ये सेक्शन जो 197 है बेसिकली बात करने वाला है किसके ऊपर? पब्लिक कंपनीज पे। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं प्राइवेट कंपनी चला रहा हूं या मैं अगर अपनी ओपीसी चला रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट, मैं ही डायरेक्टर, मेरा प्रॉफिट यार, ठीक है, और मेरा मर्जी में कितना भी दूं, या मैं अगर अपनी कंपनी चला रहा हूं तो मेरी मर्जी में अपने डायरेक्टर्स को कितना भी दूं, कितना भी प्रॉफिट में शेयरिंग दूं। क्लियर है? तो जब हम 197 की तरफ देखते हैं तो ये कमांड रखता है पब्लिक कंपनीज पे। कमांड का मतलब समझ लेना, ये कंट्रोल कर रहा है कि पब्लिक कंपनीज में मैनेजर रिम्यूनरेशन कैसे पे किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, 197 बात करेगा पब्लिक कंपनीज की। क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे क्या होने वाला है इसलिए देखिए, पहले कैटेगराइज किया डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया। क्लियर? अब आप सुनिएगा, जो ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन, सर ओवरऑल का मतलब चाहे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे रहे हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल मैनेजर रेम्यूनरेशन जो होगा वो होगा 11% ऑफ नेट प्रॉफिट।
आई होप आप नेट प्रॉफिट जानते हैं, मतलब सर आफ्टर रेटिंग ऑल एक्सपेंसेस, क्लियर है, टैक्स लायबिलिटीज आपकी हैं, जितनी एक्सपेंसेस हैं उन्हें सब डिडक्ट करने के बाद में कंपनी के पास क्या एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट का 11% ओवरऑल मैनेजर रिम्यूनरेशन पे किया जा सकता है किसको, डायरेक्टर्स को। सिंपल है, यहां डायरेक्टर के साथ साथ मैं मैनेजर भी बोल रहा हूं, मैनेजर भी। आई होप इससे पहले वाली सीरीज आपने समझ ली है, ठीक है ना। अब आप समझेंगे, यहां कैटेगराइज करेंगे। अब यहां उठाते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सिंपल, पहले हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कंपनी में ना, तो दोनों ध्यान से, हमने क्या बताया, एमडी डब्ल्यूटीडी, लो कैटेगरी कौन सा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहां हम इंक्लूड कर रहे हैं एमडी डब्ल्यूटीडी के साथ साथ मैनेजर को भी। मैंने पहले समझा रखा है आप लोगों को कि मैनेजर का रोल क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 53 मैंने पहले डिस्कस किया हुआ, आपसे नहीं है तो प्लीज देख लीजिएगा एक बार वापस, ठीक है। तो जब कंपनी मैनेजर रिम्यूनरेशन पे करेगा किनको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूड्स मैनेजर। ध्यान सुनना, तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पे कर सकता है। क्या कह रहे हैं, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम कितना, 5%। किसको, अकेले एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। सिंपल सर, अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे कर रहे हैं तो 10%। अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मैनेजरेशन पे की जा रही है, मैनेजर रिम्यूनरेशन पे की जा रही है, तो मैक्सिमम कितनी है, 10%। सर अगर क्या ऐसा हो सकता है कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 5% से ज्यादा पे कर सकते हैं, हाँ, बाईपासिंग ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कंपनी के दो डायरेक्टर्स हैं सर, कौन से हैं, पहले हमेशा याद रखो कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, हाँ, तो मैक्सिमम कितना, 10%। सर 3 डायरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम 10%। सर 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम 10%। सर 1 है, मैक्सिमम 5%। याद हो गया, मतलब सिंपल है, देखो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, अकेले एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पे किया सकता है, लेकिन एक से ज्यादा है, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो मैक्सिमम जो होगा वो 10% होगा। सिंपल, एकदम सिंपल है, क्लियर। अब ध्यान सुनो, अब अगर हम जाएं दूसरे पार्ट की तरफ, कौन सी कैटेगरी हमारी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है, बताया था अभी, जो लोग बोर्ड मीटिंग आके अटेंड करता है। सर इनको कितना पे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना, आप इसको याद करने का तरीका देखो। ऑल ओवर मैनेजर रिम्यूनरेशन है 11%। जब उसमें से हमने बात पहले ही कर लिया कि कंपनी में अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उसको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 5%। सर एक से ज्यादा है तो 10%। तो कितना बचा, सोच के देखो, 1% ना। तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी को जो मिलेगा परसेंटेज वो है 1%, क्लियर। अब इसमें एक बात समझ लीजिएगा, अगर किसी कंपनी में, और ऐसा हो सकता है, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, क्लियर। अगर किसी पब्लिक कंपनी में ऐसा हुआ कि वहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी देखी हमने, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी जिसके अंदर, ध्यान सुनेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं। क्या सर ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर एक कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तो फिर मैनेजर रिम्यूनरेशन मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मैक्सिमम फिर मैनेजर रिम्यूनरेशन 3% दे सकते हैं। एकदम सिंपल जा रहा है, तो ध्यान से अगर देखो, अगर, और अभी चिंता मत कीजिएगा आप लोग, जब इसका रिकॉर्ड करने का मौका देंगे, इसको दिखाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप याद करो, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है। तो आप सुनो वापस, अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे कर रहे हैं, अगर कंपनी में, सुनना, इफ कंपनी हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इवन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 1% ही, सर टोटल, हाँ, जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनको मैक्सिमम जो रिम्यूनरेशन पे किया जाएगा, कौन सा, मैनेजर रिम्यूनरेशन, वो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा। बट सर सपोज अगर ऐसा होता है, सपोज अगर ऐसा होता है कि कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तब कितना हो सकता है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम 3% ऑफ नेट प्रॉफिट आप पे कर सकते हैं एज अ मैनेजर रिम्यूनरेशन। सिंपल, एकदम क्लियर है। अब एक बात को फिर समझेंगे,
एक्चुअली इस सेक्शन में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, इसलिए मैंने इसका पोस्टमार्टम ऐसा किया हुआ है कि छोटी छोटी बातें मैंने यहीं ऐड कर दी हैं। क्लियर? जैसे अब समझिएगा, अब इन्हीं को हम वापस उठाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस से एक बार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आप बताइएगा फटाक से, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट पे किया सकता है एज अ मैनेजर रिम्यूनरेशन? प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्लियर? तो हम जैसे जानते हैं कि एक मैनेजर रिम्यूनरेशन, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम मैनेजर रिम्यूनरेशन पे किया जा सकता है कितना? 5%। सर अगर एक से ज्यादा है, सर 5 मैनेजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, मैक्सिमम 10%। क्लियर है? सिंपल है। जनरली अब तुम ध्यान से सुनना, जनरली कंपनी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग होता है ना, उन्हें क्या क्या मिलता है। अब आप सोच के देखिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, वो लोग हैं जो कंपनी में थ्रू आउट द डे वर्किंग करेंगे। एमडी डब्ल्यूटीडी यार ये एम्प्लॉइज है कंपनी के, तो एम्प्लॉइज को सैलरी मिलता है ना, सो दे आर एलिजिबल टू टेक सैलरी। देखो क्या क्या रिसीव कर सकते हैं ये सैलरी, कौन सी कैटेगरी है देखना भी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैटेगरी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजर इंक्लूड्स मैनेजर। ठीक है, इन्हें क्या मिलता है? सैलरी। सैलरी आंसर, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजर रिम्यूनरेशन। आंसर इज दिस। एग्जाम में छोटा छोटा पॉइंट आएगा, याद रखने का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या मिलेगा? सैलरी। यार पूरा दिन काम करेगा, सैलरी मिलेगा, एम्प्लॉई है कंपनी का, तो सैलरी क्या मैनेजर रिम्यूनरेशन का पार्ट है, जो आप अभी हमें बता रहे थे 5% एक का मैक्सिमम। अगर बात करें, अगर एक से ज्यादा अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो तो मैक्सिमम कितना? 10%। तो क्या जो हम लोग 5% या फिर 10% दे रहे हैं और उन्हें सैलरी भी दे रहे हैं, तो क्या सैलरी पार्ट होगा? हाँ, सैलरी shall be the part of manager remuneration। सिंपल है। सर हम यहाँ कैसे करेंगे सर, कंफ्यूजन है। सिंपल है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थ्रू द डे वर्किंग करने वाला एम्प्लॉय हो ना, एम्प्लॉय को सैलरी देंगे नहीं देंगे? सोचो, देंगे ना, तो वही सैलरी एमआर का पार्ट भी माना जाएगा। सिंपल। सेकंड कहता है प्रॉफिट बेस्ड कमीशन। प्रॉफिट बेस्ड कमीशन, देखिए यहां पहली वर्ड आ गया प्रॉफिट बेस्ड। अब आपको याद करने का तरीका देखो ना, प्रॉफिट हम पहले कहते हैं नेट प्रॉफिट में से हम देते हैं इनको। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से मैनेजमेंट दिया दिए। और अगर प्रॉफिट बेस्ड कमीशन, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ इस साल, कंपनी को बहुत बेटर प्रॉफिट हुआ मान लीजिएगा, तो ये एडवांस में डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, बाय एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल। तो पहले क्या रखा था कि अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी मैनेजर रिम्यूनरेशन में ये कोई भी, अब से समझना, कंपनी क्या मैनेजमेंट रिव्यू पे कर रहा है सर? हाँ, कंपनी मैनेजर रिम्यूनरेशन दे सकता है ओवरऑल 11%। ओवरऑल 11% दोनों को कैटेगरी को मिलाकर। ठीक है, लेकिन इस बार कंपनी ने पहले ही कहा कि इस बार अगर कंपनी को बहुत सा प्रॉफिट आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिलवाया, ठीक है, तो कंपनी इन्हें कमीशन भी देगा। तो सर कमीशन और क्या मैनेजर रिम्यूनरेशन दोनों अलग अलग है? हाँ जी, सिंपल। लेकिन अगर किसी भी साल कंपनी ने, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी साल कंपनी ने प्रॉफिट बेस्ड कमीशन पे किया, तो वो प्रॉफिट बेस्ड कमीशन भी पार्ट बन जाएगा किसका? मैनेजर रिम्यूनरेशन का। तो सर वो एलिजिबल है लेने के लिए? हाँ जी एलिजिबल है, वो ले सकते हैं, रिसीव करेंगे। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्या उन्हें सिटिंग फीस मिलेगी? अब आप सोच के देखो, जनरली ये, क्योंकि लोग कंपनी में ही रहते हैं, कंपनी में थ्रू आउट द डे वर्किंग करते हैं, तो सिटिंग फीस के लिए ये एलिजिबल तो नहीं है, डायरेक्टली तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके लिए ऑथराइजेशन देता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसे ऑथराइजेशन देता है, तो ये लोग फीस भी ले सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट, देखिए जिस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेंगे, ध्यान सुन लीजिएगा, जिस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेंगे, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ध्यान से सुनिएगा, उन्हें सिटिंग फीस मिलेगा। वो सिटिंग फीस इनका पार्ट नहीं बनेगा, किसका? मैनेजर रिम्यूनरेशन का। सिंपल है। आप एक देखो, एक बात समझना यहाँ पे, अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, यार तुम पूरे दिन तो वर्किंग कंपनी में करते हो, तो तुम्हें सिटिंग फीस क्यों मिले? बोर्ड मीटिंग हो रहा है, सिटिंग फीस की बात, सैलरी देते हो। लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल कहता है कि हाँ भाई, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करते हैं, कौन सा? बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पर अगर आर्टिकल में लिखा है तो उन्हें सिटिंग फीस भी मिलेगा, तो मिलेगा।
लेकिन वो सेटिंग फीस मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट ट्रीट नहीं किया जाता है। ऑलराइट, सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा, ये हमने बात किया किस कैटेगरी का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, सिंपल। अब हम जाके एनालिसिस कर लेते हैं एक बार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहली बात, सर ये आएंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे, जैसे आपने बताया था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मेन काम क्या होता है, वो आते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, कंपनी की तरक्की पे काम करते हैं, सिंपल है ना। तो इनको क्या सेटिंग फीस मिलेगा? हाँ जी, इनका सेटिंग फीस तो मेन सोर्स है, सिंपल। सो जो सिटिंग फीस मिलेगा, सर सिटिंग फीस क्या मिलेगा लोगों को? सिटिंग फीस, देखो ध्यान से, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दे रिसीव व्हाट? सिटिंग फीस। अब आप देखो ध्यान से, सिटिंग फीस, जैसे मैंने यहां बताया था आपको, सिटिंग फीस इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन। सर कौन सा मैनेजर रेम्यूनरेशन? जो ही हम बता रहे हैं अभी आपको, मतलब इस कैटेगरी को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कैटेगरी को हमने बताया 1% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ कंपनी हैव इवन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितने भी हों, उन्हें 1% नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जितने भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे उन सब बोर्ड मीटिंग की सिटिंग फीस मिलेगी, और वो सिटिंग फीस पार्ट नहीं होगी किसकी? मैनेजर रेम्यूनरेशन की, सिंपल एकदम क्लियर। क्या सर ये लोग प्रॉफिट बेस्ड कमीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्रॉफिट बेस्ड कमीशन में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्रॉफिट मिला, सोचो ना, नेट प्रॉफिट में पहले ही हम पैसा दे रहे हैं, तो क्या ये मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा? आंसर इज यस। सोचने वाला बात है, नेट प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज इन्हें दिया जा रहा है, तो क्या अगर कंपनी प्रॉफिट बेस्ड कमीशन इन्हें देगा तो क्या वो मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा? आंसर इज यस, मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट होगा। क्लियर एकदम। अच्छा, अब एक बात सुनेगा, बहुत सिंपल सा बात है, सुनो ध्यान से, बड़ा ध्यान से। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है, बड़ा मजे से चल रहा है सब कुछ, क्लियर। सुनो ना, अब आप एक बात सुनो, अगर हम देखें, आपने बताया सर कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी की बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, सिंपल है ना। अब एक बात समझो, जब इन बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता है नॉन एग्जीक्यूटिव, तो ये कहीं से आते हैं, ठीक है, आने का भी तो खर्चा लगता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कहीं स्टे करेंगे, होटल एक्सपेंसेस, ठीक है, फूड एक्सपेंसेस, या जो ट्रैवलिंग किया फ्लाइट के थ्रू आए इसके एक्सपेंसेस, ट्रेन के थ्रू आए इसके एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छी कंपनी के डायरेक्टर है, साइकिल पे तो आएगा नहीं, और आ जाए तो उसकी मर्जी, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये एक्सपेंसेस इन्होंने इस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने के लिए किए ना, जो एक्सपेंसेस इन्होंने किए, इन्होंने उस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना था, यहाँ से गए, जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, होटल में स्टे किया उसके एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, ऑलराइट। इन एक्सपेंसेस को उन्हें रीइंबर्स किया जाएगा, रिइंबर्स मतलब उन्हें वापस दिया जाएगा जो उन्होंने खर्चे किए हैं, ठीक है। तो जो खर्चे उन्होंने किए हैं ना, उन्हें हम वापस दे रहे हैं, वो पार्ट नहीं बनेगा मैनेजर रेम्यूनरेशन का, सिंपल है। तो पेड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, पेड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन, क्लियर एकदम। हमने क्या बोला? प्रॉफिट पेड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, पॉकेट एक्सपेंसेस, आने मीटिंग, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का खर्चा, उसमें इन्हें पैसा दिया जाएगा, रिइंबर्स कर जाएगा, लेकिन वो मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एक बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो, सुनो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑलरेडी कंपनी में ही रहता है, तो ऑलरेडी हम बोल रहे हैं सर इन्हें भी खर्चे दिए जाएंगे क्या? कौन से? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स नॉट, ये लोग तो वही हैं, ये एलिजिबल नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है, इन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बात देखिएगा, ये लोग तो मीटिंग में आने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है, सिंपल है। तो इनका जो खर्चा इसलिए हम उसको पे करेंगे, इसलिए सोच के देखो ना वो कैसे बन जाएगा मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट, क्लियर है। कोई डायरेक्टर नहीं आएगा फिर, हाँ राइट ना। फर्दर अब एक और बात समझ लीजिएगा, यहां पर डिफरेंस करते हैं एक और। अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी प्रोफेशनल
कैपेसिटी में कोई सर्विसेज देता है कंपनी को, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज देता है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विसेज देता है। याद रखिएगा, प्रोफेशनल कैपेसिटी में जब सर्विसेज देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ थोड़ी सी बात मैं एक्स्ट्रा बोल दूं आपको कि जो कंपनी में नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी होती है ना, वो कंफर्म करता है उस बात को कि हाँ ये जो अलग से जो सर्विसेज दे रहे हैं, अदर सर्विसेज, कोई एडवाइस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनेगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, साइड बाय साइड वो मान लीजिएगा लॉ के एक्सपर्ट भी हैं सपोज, ठीक है, वो लॉ से रिलेटेड अपनी एडवाइजेस कंपनी को भी देते हैं, या फिर वो मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट एडवाइजेस देते हैं, ठीक है। तो जो उनका रोल है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का उस कंपनी में, उसके अलावा अगर वो कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को एडवाइस देते हैं और उसके बदले उन्हें मिलती है फीस, ठीक है। याद रखिए, जब भी से वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी एडवाइस देंगे, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमिटी, ठीक है। ये सब नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमिटी क्या है, सिंपल है ना, डायरेक्टर लोगों की अपॉइंटमेंट होती है ना, ये रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, रिम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, तो वो रिकमेंड करे, क्लियर है। तो क्या अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी में अदर किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एडवाइस देता है और उसके बदले फीस लेता है, तो क्या वो भी मैनेजर रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा? आंसर इज नो, नहीं, सिंपल है एकदम, क्लियर, बात समझ आया था आप लोगों को। तो हमने पहले क्या देखा, सेक्शन 197 में 197 अप्लाई होता है पब्लिक कंपनी पे, जो बात करता है, पहला पार्ट मैंने बताया आपको, ओवरऑल मैनेजर रिम्यूनरेशन, कब, जब कंपनी के पास प्रॉफिट है, कितना होगा ओवरऑल, दोनों को मिला के, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी मिला के, यहाँ देखिए इंक्लूड्स मैनेजर, क्लियर, 11%। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम 5% दे सकते हैं। सिंपल, सर क्या ऐसा हो सकता है कि दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 10% दे दें? हाँ जी, दे सकते हैं। सर वो देंगे कैसे? सिंपल बात, कंपनी ओआर पास करता है, क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रिम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्लियर एकदम। पहले हम बोल रहे हैं 5% की लिमिट में है और 10% का लिमिट में। 10 कब होगा? जब एक से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं रहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, क्लियर, एक से ज्यादा अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पे कर रहे हो तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10%। ऑलराइट, अब एक और मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से, चलो क्वेश्चन बाद में पूछते हैं, पहले एक बार क्लैरिटी आती है। और अगर हम जाएं किस कैटेगरी पे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, तो सिंपल है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इफ कंपनी हैविंग ऑलरेडी वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, then overall manager remuneration to non-executive director is 1%. If company having no executive director, then overall manager remuneration to non-executive director category is 3% of net profit. Simple, एकदम क्लियर है। Now, अब आप ध्यान से देखें, जो हमने कैटेगरी डिस्कस की 5% एंड 10%, 5%, ठीक है, 10%, क्या सर? 5%, वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सर एक से ज्यादा 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो मैक्सिमम 10% है, क्लियर। इसके अलावा ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान से, इसके अलावा हम कह रहे हैं 5%, 10%, ठीक है सर, 1%, 3%, और सर टोटल कितना है? 11%। क्या इससे ज्यादा भी दे सकते हैं? हाँ, इस लिमिट में है ना, तो ओआर पास होता है कंपनी की जनरल मीटिंग में। अगर इसके बियॉन्ड जाना, इससे ज्यादा देना इन लोगों को, तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यू हैव टू पास फॉरवर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। नाउ लिसन वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको बात समझना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, आंसर करना कमेंट बॉक्स में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 6% देना चाहता है नेट प्रॉफिट का, तो क्या दे सकता है? और अगर दे सकता है तो क्या ओआर पास करना होगा या एसआर? चलिए मैं क्लैरिटी देता हूं भी फटाक से, सुनिए, कितना देना है? 6%। कितने डायरेक्टर्स को? 2। कौन से डायरेक्टर्स है? नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, ऑलराइट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, और कितना देना सर आपको? 6% दे सकते हैं। सर एसआर पास करना पड़ेगा? आंसर इज नो, समझना, हमने बोला एक से ज्यादा अगर डायरेक्टर्स को देने, कौन से? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन सी कैटेगरी है? ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पर, क्लियर एकदम। तो कितना हो सकता है?
10% तक हो सकता है, तो ऐसा का जरूरत नहीं है। सिंपल है सर, एक डायरेक्टर को, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 6% देना चाहते हैं, ऐसा सही है। क्लियर? आई होप मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई भी इशू नहीं है, सिंपल है। क्योंकि अगर इसी को आप 197 को बेल एक्ट से देखेंगे या फिर आप इसको रीड करेंगे मॉड्यूल से, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है अगर इसकी पोस्टमार्टम को एनालिसिस कर लिया जाए तो। सिंपल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा इसका पार्ट 2। सिंपल सुनिए, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट फर्स्ट के अंदर बात किया, वन कंपनी हैविंग अ प्रॉफिट और एडिक्वेट प्रॉफिट है कंपनी के पास में, तो ये प्रोविजन ने अप्लाई किए। नेट प्रॉफिट ओवरऑल कितना, मेजरमेशन ओवरऑल कितना हो सकता है 11%। क्लियर? अगर मान लीजिएगा कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तब सुनिएगा क्या करना है। तो शेड्यूल 5 के पार्ट 2 को रेफर करता है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी क्लैरिटी के लिए बहुत सिंपल सी बात बोली, शेड्यूल 5 को रेफर करेंगे। और शेड्यूल 5 क्या कहता है कि अब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या, कब, जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है। सो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान सुनेगा। हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल को, कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल को। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल, और सर इसे कैलकुलेट कैसे करें। सिंपल है, ध्यान सुनिएगा। करना क्या है, जब भी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल, याद रखिएगा इफेक्टिव कैपिटल बोल रहे हैं, कैलकुलेट करना होगा, तो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, इस पेड अप शेयर कैपिटल में याद रखिएगा एप्लीकेशन मनी या कोई एडवांसेस आपने रिसीव कर रखे हैं, एडवांसेस ऑन शेयर्स आप जानते होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन मनी और एडवांसेस ऑन शेयर्स इसे कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो प्योरली हम लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हम लेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटी बीमा अकाउंट, क्लियर, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स जिनकी लायबिलिटी साल नहीं हो रही है, हमारे को पे नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो क्या करें, पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूड एप्लीकेशन मनी एंड एडवांसेस ऑन शेयर्स हटा दीजिएगा, फिर ले लीजिएगा पेड अप शेयर कैपिटल साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, फिर ले लीजिएगा साथ में क्या, सिक्योरिटी बीमा अकाउंट का अमाउंट, क्लियर, सिक्योरिटी बीमा अकाउंट का अमाउंट, सिंपल, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन्स जिनका कैसा पीरियड है मोर देन 1 ईयर, इन्हें इंक्लूड कर लीजिएगा, सिंपल। इसमें डिडक्ट कर दीजिएगा क्या क्या, सुनिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम कैसे लेंगे, पीएनएल जाके चेक कर लो, पीएनएल में लिखा होगा, क्लियर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हटा दीजिएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आई होप जानते होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब होते हैं कंपनी के, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना, तो प्रमोटर जो इनिशियल बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो खर्चे करता है उसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सिंपल है। अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं है तो उन्हीं को लेंगे, रिटर्न ऑफ है तो नहीं काउंट करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट याद रखना जब भी रखेंगे ऐसी कंपनीज के, ऐसी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तभी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ इंक्लूड करेंगे। मैंने पूरा एलाबोरेट कर दिया आपको हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, सिंपल है। तो पहला क्या चार आइटम, पेड अप शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटी बीमा अकाउंट्स, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स जिनकी लायबिलिटी अभी नहीं है, बाद में पे करनी है, ठीक है। ऐसा कैटेगरी को कैलकुलेट करने का डिडक्ट करना किसमें से, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स एंड फटाफट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कहां से पता लगेगा, पीएनएल से, सिंपल। एंड लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, इन 3 आइटम्स को, इस 4 आइटम्स से डिडक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इफेक्टिव कैपिटल, सिंपल है। तो हम कह रहे हैं कि अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल की कैटेगरी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लॉसेस माइनस में जा रहा है, या फिर 5 करोड़ से कम है, किससे 5 करोड़ से कम है इफेक्टिव कैपिटल, सिंपल, तब कंपनी 60 लाख तक, 60 लाख ओवरऑल मैनेजर रिम्यूनरेशन पे कर सकता है। सर ओवरऑल मतलब हाँ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलाकर इंक्लूडिंग मैनेजर, क्लियर। सर क्या कह रहे हैं आप, नेगेटिव है, माइनस में जा रहा है, या फिर 5 करोड़ से कम है इफेक्टिव कैपिटल, सिंपल, तो कितना होगा 60 लाख। सर 5 करोड़ है बट लेस देन 100 करोड़ है, 84 लाख, सिंपल। अगर हम बात करें, सुनो ना, अगर हम बात करें, सर आपने बताया 5 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन 100 करोड़, तो कितना होगा,
ओवरऑल मैनेजर रिमेनेशन 84 लाख। सिंपल सर, 100 करोड़ से ज्यादा, ध्यान से लिखिएगा, 100 करोड़ से ज्यादा बट लेस देन 250 करोड़। सर कितना हो सकता है? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। सिंपल, लेस देन 250 करोड़ पे बोल रहे हैं हम लोग। सिंपल है, तो कैटेगरी सबसे ज्यादा करना है नेगेटिव, नेगेटिव है, और लेस देन 5 करोड़ 60 लाख। ऑलराइट, 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़ 84 लाख। फिर सर 100 करोड़ ज्यादा है बट लेस देन 250 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख ओवरऑल मैनेजर रिमेनेशन। ऑलराइट सर, अब अगर 250 करोड़ से उससे ज्यादा है तो सिंपल एक बात रखना, क्या करना है इसमें, 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो 250 से तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 1.20 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख प्लस। अब देखो यहाँ पे एक बात है, 0.01%, 0.0% इन एक्सेस ऑफ द 250 करोड़। जितना भी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ के अबव आएगा उसका हम 0.01% कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है, तो पहला हम क्या ले लेंगे 1.220, मतलब 1 करोड़ 20 लाख कितना तक आया 2 करोड़ सॉरी 250 करोड़ पे। क्लियर, उसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो कितना कैलकुलेट करेंगे एक्सेस पे 0.01%। सिंपल एकदम। ये कब हो रहा है, पार्ट 2 कब अट्रैक्ट हो रहा है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। सिंपल से लिस्टेड टेबल है, एक बार देखते ही याद हो जाता है ये। सिंपल। अब सर क्या इसे भी हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, वही मेथड लगाओ ना, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग। पहले इसके लिए जरूरत क्या थी, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, बट अब इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, आपको दे सकते हैं इस कैटेगरी के हिसाब से। ये शेड्यूल 5 है, याद रखिए शेड्यूल 5 की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जब ये पे कर रहे हैं, इसके अगर बियॉन्ड जाते हैं, इससे लिमिट ज्यादा देते हैं, इससे लिमिट से ज्यादा देते हैं, तो कंपनी को अपना एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। सिंपल एकदम। अच्छा, अब यहाँ पे बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो शेड्यूल 5, आपने इससे पहले वाला वीडियो में शेड्यूल 5 के बारे में रेफर किया था सेक्शन 196 में, सेक्शन 196 के अंदर। तो सुनिएगा, शेड्यूल 5 एक्चुअली डिवाइडेड इन तीन पार्ट्स में। पार्ट फर्स्ट जिसके अंदर हमने बात किया था डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजर पर्सनल, जिसके अंदर हमने बात किया था किसका एमडी, डब्ल्यूडीडी और मैनेजर, वो अगर 4 कैटेगरी वाला केस डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद पार्ट जो सेकंड आता है वो इसके बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम कब रीड करते हैं, जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है या फिर नो प्रॉफिट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रॉफिट है नहीं और मैनेजर रिमेनेशन पे करना पड़ रहा है। यार एक बात बताओ ना, आप लोग सोचना कभी, मैं किस कंपनी में काम ही करूंगा जो मेरे को कुछ देगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? सोच के देखो, कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं रहा तो मैं काहे का डायरेक्टर बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं काम नहीं करूंगा। तो अगर बना के रखना है ना तो आपको पे तो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये इसका भी लिमिट रेफर क्यों है, पब्लिक कंपनी केस में बता रहे हैं। जितना भी 197 में बोल रहा हूँ या पब्लिक कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, सिंपल एकदम। अब कुछ बातें यहाँ आप लोग और ध्यान सुन लीजिएगा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ पीछे, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट लिखवाऊंगा, प्लीज नोट जरूर कीजिएगा उसको, राइट। सो पहले एक बार मैं रिवाइज करता हूँ आपके लिए। हमने डिस्कस किया सेक्शन 197 ओवरऑल मैनेजर रिम्यूनरेशन इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओवरऑल मैनेजर रिम्यूनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट बाय पब्लिक कंपनी, 11% कितना है, चेक इस कैटेगरी को दीजिएगा, एग्जिट डायरेक्टर को एंड इंक्लूड्स मैनेजर, ये नॉन एग्जिट डायरेक्टर को, इन दोनों को मिला के मैक्सिमम कितना 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा एक बात देखिएगा, जो मैनेजर रिम्यूनरेशन होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है, उसे ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करेंगे। आई होप जानते होंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आगे सुनिएगा, अब यहां पर क्या करा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजर, अगर है कंपनी में मैनेजर, हमने बताया एमडी, डब्ल्यूडी एंड मैनेजर, क्या क्या मिलता है इनको, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजर, प्रॉफिट बेस्ड कमीशन ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ मैनेजर। क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सेटिंग फीस मिलेगा अगर आर्टिकल कहता है तो, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजर रिम्यूनरेशन, सिंपल। इसी कैटेगरी में मैंने आगे डिस्कस किया, कितना मिल सकता है, इफ कंपनी हैव वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सो मैक्सिमम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना मिलेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट।
क्या 5% ज्यादा दे सकते हैं? पास करना पड़ेगा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर एक ही एग्जिट डायरेक्टर को 5% से ज्यादा दे रहे हैं तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल है। अगर सर एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम 10%। सर हम उन्हें 10% ज्यादा दे सकते हैं? हाँ, सर पास कीजिएगा जनरल मीटिंग। सिंपल। वही हमने डिस्कस किया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसकी भी दो कैटेगरी हैं। कब समझना, अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इफ कंपनी हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन कितना जाएगा? 1%। किसको? नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी को। बट कंपनी में नहीं है। कंपनी में अगर नहीं है तो सर कंपनी में अगर क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा, कंपनी में अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करेंगे, कब? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और हम बोल रहे हैं कंपनी में, इफ कंपनी हैव नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन 3% दे सकते हैं, 3% टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेट प्रॉफिट। सिंपल है, एकदम दिख रहा होगा सब सब। सर ने क्या मिलेगा बताए ना अभी? सेटिंग फीस मिलेगा। सर सेटिंग फीस कितना दे सकते हैं? याद देखिएगा, मैक्सिमम सेटिंग फीस है 1 लाख रुपीस। कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोल रखा है जो मैक्सिमम सेटिंग फीस होगी वो 1 लाख होगी। सर शेयर होल्डर हल्ला मचा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सेटिंग फीस हम 1 लाख से ज्यादा देंगे। सेटिंग फीस 1 लाख से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम सेटिंग फीस इज 1 लाख पर मीटिंग। ये भी कम नहीं है। हर एक मीटिंग का, पर मीटिंग का मैक्सिमम जो सेटिंग फीस होगा वो 1 लाख रुपीस होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब हैकिंग का बात और कैसे चलेगा? यहां तक क्लियर है? सर ये बढ़ा दे सकते हैं? हाँ जी, इस परसेंटेज को बढ़ा के दिया सकता है अगर कंपनी क्या पास करता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मेरे एक बात सुना ध्यान से, एक बात सोचो, कंपनी ना, एक कंपनी पहले डिफॉल्ट में बैठा है। किसमें? रिपेमेंट ऑफ लोन्स में। किसके? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा था, बैंक से लोन ले रखा था, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट नहीं दिया, डिफॉल्ट में बैठा है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इनका पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट में बैठा है। तो क्या सर कंपनी मैनेजर रिमैनेशन 5% ज्यादा दे सकता है, 10% ज्यादा दे सकता है, 11% ज्यादा दे सकता है, या 1% 3% ज्यादा दे सकता है? ये सारे केस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पहले जाओ परमिशन लेकर आओ। किनसे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पेमेंट का डिफॉल्ट किया, या फिर आपने बैंक से लिया तो बैंक से परमिशन लो, या सिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले परमिशन लो, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर से परमिशन लो बिफोर पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। ऐसा नहीं होगा कि पहले एसआर पास कर ले फिर परमिशन लेने जा रहे, पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को एसआर पास करना है। अगर आप ज्यादा देते हैं तो, लिमिट में देते हैं तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है। लिमिट देते हैं तो नहीं पूछना है। लिमिट कौन सा है? 5%, 10%, 11%, 3%, 11%। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी आई होगी। इसे ध्यान से सुनने से समझ में आएगा, ये आपको क्लियर है। अब यहां कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, जो कि अब मैं कहूंगा आप लोग नोट कर लें। ठीक है, देखिए कुछ क्वेरीज बेस पे क्वेश्चंस रेडी हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें जो यहाँ रिम्यूनरेशन पे करने का तरीका क्या होगा, तो रिम्यूनरेशन पे करने का तरीका हो सकता है आप मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। ठीक है, और जब हम बात करेंगे मंथली बेसिस पे, आप देखिए नोट कर लीजिएगा, रिम्यूनरेशन पे बाय वे ऑफ मंथली पे, या फिर जब नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा तो उस नेट प्रॉफिट के परसेंटेज का अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में जो फॉल हो रहा है। क्लियर है? तो कैसे पे कर सकते हैं? मंथली पे कर सकते हैं, या फिर और एज पर द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, और इन पार्ट्स। मंथली में भी कुछ कर दिया और कुछ मिला दिया हमने किसका? परसेंटेज नेट प्रॉफिट का। क्लियर है? सर ऐसा अगर हो जाए, मान लीजिएगा किसी कैटेगरी में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी हो, गलती से किसी डायरेक्टर के पास एक्सेसिव मैनेजमेंट चला जाए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिएगा हमने यहां ऑब्जर्व किया कि इस केस में मान लीजिएगा, दोनों में किसी भी केस में, ऑलराइट, एक डायरेक्टर को हम मैनेजर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना? 5% ना। गलती से उसको हमने आगे तरफ से चला गया 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, 1% एक्सेस चला गया और उसके लिए परमिशन भी नहीं लिया है, तो वो डायरेक्टर ना उसे 2 साल, मैक्सिमम 2 साल तक अपने पास कैसे रखेगा? इन ए ट्रस्ट, मतलब उसे वापस कर देना है वो पैसा कंपनी को। क्या सर? हाँ, उसे वो पैसा कंपनी को वापस करना है। अगर गलती से उसके पास में एक्सेसिव रिम्यूनरेशन आती है किसी भी डायरेक्टर के पास में, then such director must refund such money within a period of 2 years. Within a period of 2 years उसे वापस करना होगा कंपनी को पैसा, और till then 2 years, जब तक 2 साल में नहीं कर रहा है ना, वो पैसा एज ए
ट्रस्टी की तरह उसे होल्ड करके रखेगा। सिंपल। सुनिए, कंपनी चाहे ना लेसर पीरियड बोल सकता है कि 2 साल नहीं 1 साल ही। सर लेसर पीरियड का मतलब कंपनी अपना आर्टिकल में नोट डाल देगा कि किसी भी अगर डायरेक्टर के पास में एक्सेसिव मैनेजर इंफॉर्मेशन चला जाता है तो वो विद इन 1 ईयर उन्हें वापस करना होगा पैसा, तो ऑफकोर्स वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 2 साल वाला नहीं, फिर 1 साल के अंदर। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक काम करें, बेचारे के पास चला गया है, अच्छा काम करता है, कोई बात नहीं, वेव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुनिए, छोड़ना ऐसा नहीं होगा। छोड़ने के लिए याद रखिएगा, क्योंकि आप एक्सेसिव दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिव अगर दे रहे हैं, गलती से चला गया है तो एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर डिफॉल्टेड वाला कैटेगरी हुआ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, 5% तक देना था, गलती से चला गया 6%, 1% उसके पास एक्सेस है, तो क्या कंपनी उसे कह सकती है कि तू रख ले भाई? नहीं, ऐसे थोड़ा रख ले, एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी डिफॉल्ट में हुआ तो किसका डिफॉल्ट में? रिपेमेंट का डिफॉल्ट में। पीए पब्लिक फाइनेंस को नहीं दे रखा, पैसा लिया था, पैसा नहीं चुकाया, बैंक को नहीं दिया है, ऐसा कैटेगरी में, या वाला कैटेगरी हम बता रहे हैं यहाँ पे ना, पहले इनसे परमिशन लो यार, फिर एक्सेस दो। लेकिन एक्सेस देने का मतलब वही एसआर पास करना होगा। सर जनरली वो एक्सेस कब तक काम कर सकता है? अरे रख नहीं सकता, अरे वापस करना है उसको, लेकिन मस्ट रिफंड सच एक्सेस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। कंपनी इसे 2 ईयर पीरियड को कम कर सकता है। क्लियर? एकदम क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, जितना भी लिस्टेड कंपनी होगा ना, जितना भी लिस्टेड कंपनी होगा, उनको मैनेजर रेम्युनरेशन जिससे डायरेक्टर जितना देता रहे, जितना भी मैनेजर रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है, वो कंपनी के खास तौर से कौन सी बोर्ड में लिस्टेड, एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द मैनेजमेंट पे टू द ऑल डायरेक्टर्स। कहां मेंशन करना पड़ेगा? इन द बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। क्लियर? इसके अलावा एक और बात सुनिएगा, देखिए एक कंसेप्ट सुनिएगा यहाँ पे। कई बार क्या होता है, आप समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आपको बहुत ज्यादा ये काम समझने देखने में। देखिए हम देखते हैं ना, ये लॉज हैं, कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉज हैं, इन लॉज में नॉन कंप्लायंस पे ह्यूज अमाउंट पेनल्टीज है। अब भले ही कितना सिंसियरली आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार नॉन कंप्लायंसेस अट्रैक्ट होते ही पेनल्टी आ जाता है। तो क्या होता है ऐसे केसेस में, कंपनी अपने मैनेजर पर्सनल्स के लिए, डायरेक्टर्स और मैनेजर पर्सनल्स के लिए क्या करता है? इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। किस लिए? तो उनको इंडैम्निफाई करने के लिए। क्योंकि मान लीजिएगा किसी कोई प्रोविजन की नॉन कंप्लायंस हुई तो उस डायरेक्टर की लायबिलिटी बन गई पे करने की। और आप सोच के देखो, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया नॉन कंप्लायंस, गलती हुआ, तो क्या यहां पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा? वो बेचारा डायरेक्टर को पे करना पड़ा। लेकिन आप ध्यान समझिएगा, अगर ऐसा होता है तो कंपनी करता है ऐसे केसेस में इनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन राइज होता है कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी जो लिया गया है उसका प्रीमियम कंपनी हर साल पे करता है। सर क्यों? टू इंडैम्निफाई द डायरेक्टर्स और मैनेजर पर्सनल्स। ठीक है, किस केस में इंडैम्निफाई करेगा? जब भी उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगा तो उन्हें पे करना होगा, रेगुलेटर को पे करेंगे। अब इस पेनल्टी का अमाउंट को इंडैम्निफाई किया जा सकता है कैसे? इंश्योरेंस पॉलिसी लेके। सर इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेगा? कंपनी लेगा। कंपनी इसका प्रीमियम पे करेगा। तो क्या ये प्रीमियम मैनेजर रेम्युनरेशन का पार्ट होगा? आंसर इज नो, अनलेस अंटिल सच पर्सन प्रूव टू बी गिल्टी। अगर ये बात साबित हो जाए कि वो डायरेक्टर गिल्टी था, जानबूझ के किया था उसने, तो ये प्रीमियम बन जाएगा क्या? पार्ट ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन। अदरवाइज ये पार्ट नहीं है। ध्यान से समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, 197 में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, सबका कंक्लूजन है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनते जाइए, नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक और बात सुनिएगा। अच्छा, एक और बात समझिएगा, अब ध्यान से देखो, आपको एक कंसेप्ट याद दिलाता हूं, इससे पहले वाला वीडियो में आपने समझा होगा। ठीक है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, ये WTD है या मैनेजर है, क्या वो सर होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी से भी रेम्यूनरेशन या कमीशन रिसीव कर सकता है? एक कंपनी का, कौन सा कंपनी है याद रखिएगा, कौन सा कंपनी है हम बात कर रहे हैं? पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस केस में पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर, कौन सा? एनी डायरेक्टर। ठीक है, एनी डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे, और वो डायरेक्टर जो है ना, एनी डायरेक्टर कौन कौन सी कैटेगरी का हो सकता है? तो होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, या फिर MD, या फिर मैनेजर। क्या ये दूसरी कंपनी, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, उससे कोई कमीशन या रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकता है? आंसर इज यस, ले सकते हैं, बट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कहां पर? बोर्ड रिपोर्ट में। कहां देना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट में। क्लियर है?
कुछ अलग अलग मैंने 5-7 चीजें इसमें आपके साथ डिस्कस करी हैं, ठीक है। अब एक बात और सुनेगा ध्यान से, यहां पर अगर नॉन कंप्लायंसेस हुई, अगर यहां पर नॉन कंप्लायंसेस हुई, हम क्या बोल रहे हैं, अगर यहां पर सर क्या हुआ, नॉन कंप्लायंसेस हुई, तो ध्यान से समझना, इसके ऊपर इसके केस में पेनल्टी अमाउंट भी अट्रैक्ट होगा। कैसा? हाँ, अगर नॉन कंप्लायंस हुई तो पेनल्टी अमाउंट भी अट्रैक्ट होगा। नॉन कंप्लायंस किस केस में? चलो 197 की अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो पेनल्टी, ध्यान सुनेगा, अगर हम आपको समझा दें, अगर दो तरह की बात रहेंगी, शेड्यूल 5 की जो ये मैंने आपको बताया है, एक 197 का प्रोविजन ये है, शेड्यूल 5 अलग है। इन दोनों की नॉन कंप्लायंस पे जो कि पर्सन इन डिफॉल्ट्स होंगे, पर्सन इन डिफॉल्ट्स मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट्स, उन पर पेनल्टी है 1 लाख रुपीस, ठीक है। एंड अगर हम बात करें दूसरा कौन होगा रे, कंपनी ना, 5 लाख रुपीस, सिंपल है। अप टू ऐसा नहीं, सीधा सीधा पेनल्टी है, बात समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम कह रहे हैं जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा 1 लाख रुपीस, और जो कंपनी है, क्योंकि कंपनी होगा ना ऑफकोर्स, तो यहाँ पे बोला कंपनी में कितना जाएगा, 5 लाख रुपीस पेनल्टी, क्लियर है। अच्छा अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, इस सेक्शन में मैंने बहुत सारा बातें आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। सेक्शन 197 तीन कैटेगरी की कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा सर, तीन कैटेगरी, हाँ अगर वो तीन सिचुएशन सामने आ जाती है, कौन सी, अगर कोई कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या, अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसे इनकॉर्पोरेशन को भी 7 साल पूरे नहीं हुआ, कितने सर, 7 इयर्स, क्लियर। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसे अभी पूरे कितने 7 इयर्स कंप्लीट ही नहीं हुए, 7 इयर्स कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, तो उस पे मैनेजर रिम्यूनरेशन वाला कंसेप्ट, मतलब लिमिट वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। सर कौन सा कंपनी, पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है जिसे अभी इनकॉर्पोरेशन हुए पूरे 7 साल कंप्लीट नहीं हुए, कितने 7 इयर्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी 7 साल नहीं हुआ है, उन कंपनीज में, उस कंपनी में कौन सी पब्लिक, मैनेजर रिम्यूनरेशन जितना चाहो उतना पे करो विदाउट लिमिट, नहीं लिमिट। ऑफ कोर्स ना कंपनी बढ़ाने का वक्त है, तो अच्छे से अच्छे पर्सन्स को अट्रैक्ट करने का तरीका यही है, क्लियर। दूसरा, अगर कोई कंपनी कहां चले गई अंदर, BIFR, सर BIFR क्या होता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक कंपनीज, उन केसेस में भी सेक्शन 197 अप्लाई नहीं होगा। या कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो रहा है बाय द NCLT, इनके दैट केस ये प्रोविजन सेक्शन 187 के अप्लाई नहीं होंगे। तो तीन कैटेगरी अलग से याद रखने का, नोट करते जाने का, कौन सा, कंपनी which has not completed 7 years from the date of incorporation. Second, companies under BIFR, Board for Industrial Financial Reconstruction, कौन सी कंपनी होती है, सिक कंपनीज, क्लियर। या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द NCLT, इन तीन कैटेगरी पर क्या सेक्शन 187 अप्लाई नहीं होता है, सिंपल एकदम। सो अब यहां देखिएगा, मैंने ऑलमोस्ट सेक्शन 197 का पोस्टमार्टम किया, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी आया होगा। अब मैं आपके बेटर क्लैरिटी के लिए एक काम करता हूँ, कैमरे को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि इसको आप पॉज करके नोट कर सकें, क्लियर। सो एक बात याद रखिएगा, पढ़ते रहना जम के, ठीक है। एक बात सोचो ना यार, हम लोग रात को जाग रहे हैं, तो आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको भी साथ में हमारे मिलकर एफर्ट्स करनी है, क्लियर। पूरे अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपके साथ हूँ, जम के पढ़िएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन को इसका आंसर करूंगा, क्लियर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। जूम कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, ऑलराइट। प्लीज़ इसे यहीं पर भी पॉज कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के लिए एकदम ईजी रहे इसे पढ़ना और समझना। ऑलराइट, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड नाइट।